नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। अब जो हम क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं वो है 27 दिसंबर 2021। तो 27 दिसंबर को जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई थी वो सभी अभ्यर्थी लाइव आ जाएं और आप अपना क्वेश्चन आंसर मिलाना शुरू करें। तो आज हम शुरू करेंगे 27 दिसंबर 2021 पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट शिफ्ट 1 में जो परीक्षा हुई थी हम उसका मिलान करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने आपको सुबह में भी यह बात बताया था कि जो ईवीएस है, हिंदी है, संस्कृत है, इसका जो क्वेश्चन का डिस्कशन है वो आज रात से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। कल से वीडियो मिलना शुरू होगा, कुछ का आज मिलेगा, कुछ का कल मिलेगा। इसी तरह से रेगुलर आपको सभी का क्वेश्चन आंसर जो है करवाया जाएगा। सर से मेरी बात हुई है, सर जो है रात से करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अभी हम जो करवा रहे हैं वो हम आपको सीडीपी और मैथ्स करा रहे हैं। हमने पहले भी बताया था कि हम जितना करवाते हैं उसमें 99.99% एक्यूरेट है। एक दो अंक जो है आगे पीछे हो सकता है ऑफिशियल आंसर की से, क्योंकि कुछ कुछ ऑप्शन कंफ्यूजन वाले होते हैं, इसलिए वहां पर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज 27 दिसंबर 2021। लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि 27 दिसंबर वाले जो भी अभ्यर्थी है वो सभी लाइव आकर अपना क्वेश्चन आंसर मिलान कर सके। तो हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, यानी चलते हैं हम अपने पीडीएफ की तरफ और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आ चुके हैं हम अपने पीडीएफ पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट का डेट 27/12/2021, मतलब यह परीक्षा जो है 27/12/2021 को हुई थी। मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम है। पेपर 1 हिंदी और संस्कृत, पेपर 2 में पेपर 1 लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 संस्कृत लिखा हुआ है। तो हम 27/12 वाला अब डिस्कशन करते हैं। तो 27/12 वाले अभ्यर्थी जो भी है, आपके पास जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन से यहाँ पर दिए गए आंसर का मिलान कीजिए। ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि सभी का क्वेश्चन पेपर का सेट अलग अलग होता है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है कि डाइस शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि डाइस शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों, तो जैविक अंतरों के लिए होता है। तो हमने आपको पूर्व में बताया था कि जैविक अंतर में हमारा सेक्स आता है, यानी हमारा क्या आता है, लिंग आता है। तो जिसमें हमारा ऑप्शन पहले में लिंग होगा वही इसका सही आंसर होना चाहिए। लेकिन आगे पढ़ते हैं। जबकि डाइस शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति या पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। ये पुरुषों और महिलाओं को उपयुक्त मानती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। जेंडर का निर्धारण कौन करता है, समाज करता है। लेकिन लिंग का निर्धारण कौन करता है, भगवान करता है। इसलिए लिंग हमारा जैविक है और जेंडर हमारा सामाजिक है। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है आपका यहाँ पर कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। और आर उसका तर्क लिखा है, उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए यहाँ पर उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है, और अर्थपूर्ण भूमिका निभाएगा तभी कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो यानी दोनों कथन हमारा सही है, और कथन जो तर्क जो आर है वो कथन 1 का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो सही उत्तर है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो बच्चे जब गलतियां करते हैं तो शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अलग बैठाना गलत है, महत्व नहीं देना भी गलत है, उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना, या जब वो गलती करता है तो छोड़ देना, है ना, जब तक कि वे गलती करना छोड़ न दे, तो ऐसा नहीं है, यह भी गलत है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बने रहने के लिए कैसे करेगा। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बने रहने के लिए उसे कैसे प्रोत्साहित करना है, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर। तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 4 का क्या आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, हमने क्लास में पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 1 में भी ये चीज को हम पढ़ाया था। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल लिखना है, जबकि दौड़ना, कूदना, तैरना ये आपका क्या है, सूक्ष्म नहीं है, जबकि बड़े गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, ठीक है, जिसको स्थूल गत्यात्मक कौशल भी कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
पांच तो क्लियर हो गया ना, पांच का सही आंसर है एक। आते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बिंदु अपने आप से परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। मौलिक मतलब नया, अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है, तो वह बच्चा कैसा होगा? सृजनात्मक बच्चा होगा। जैसे ही मौलिक शब्द आया तो बच्चा कैसा? सृजनात्मक बच्चा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित की बात हो रही है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखा हुआ है एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? देखिए, छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगा हुआ है तो इसका मतलब कक्षा कैसा है? वो कक्षा संरचनावादी कक्षा है। तो 8 का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 देखते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? आंशिक दृष्टि वाले मतलब जो बच्चे कम देख रहे हैं, तो बड़े प्रिंट तो चाहिए ही चाहिए, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट भी चाहिए। छोटे प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो 1 2 के साथ 4 ऑप्शन जिसमें होगा वही सही है। तो 1 2 और 4 के 4 ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया करवाकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। वह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो यह प्रक्रिया होगी लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित होगी। ऑप्शन नंबर 1 सही था। 10 का सही आंसर कौन था? ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। समायोजन घटित होता है जब, समायोजन कब घटित होगा? जब हमारे स्कीमा में नई जानकारी को लाकर उसे संशोधित कर देंगे, रूपांतरित कर देंगे। तो सही आंसर है बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलना हल तक पहुंच जाता है, क्या कहलाता है? तो आपको पता होगा इसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिगामी कार्य युक्ति, जिसे हम लोग अंत से आरंभ की तरफ भी कहते हैं। तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? एक ही तरीके से प्रस्तुत करके जब आप अटकते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं प्रक्रियात्मक स्थिरता, प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं 14। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डाइस को महत्व देते हैं। यहाँ पर महत्व देने की बात है तो इसे हम लोग आलोचनात्मक चिंतन कहेंगे, जिसे हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? अधिगम के लिए आकलन की बात हो रही है तो बच्चों के संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण करेंगे। तो सही आंसर है 15 का 2। आते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? मानकीकृत परीक्षण क्या होता है? सभी बच्चों के लिए एक ही समान परीक्षा करवाना मानकीकृत परीक्षण कहलाता है। यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करेगा, गलत है। वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, गलत है। वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीख सकता है। अगर भिन्न गति से सीख सकता है तो मानकीकृत परीक्षण नहीं होता। सही आंसर है 4। वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर क्या है? आधारित है। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डाइस आते हैं। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन आते हैं। चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन पूछा है, हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच में पढ़ाया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 है बहुभाषी कक्षा के लिए। देखिए, बहुभाषी कक्षा की बात हो रही है, निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसमें होगा शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। सही आंसर है 18 का कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? विकास के संदर्भ में बोल रहा है, संवेदनशील चरण क्या है? तो संवेदनशील चरण अगर देखा जाए तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 1, शैशव अवस्था से प्रारंभिक वयस्क
अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण। मेरे हिसाब से आंसर एक सही है, वैसे 4 भी आंसर सही होना चाहिए, बाकी ऑफिशियल आंसर की ही इसे क्लियर कर पाएगा एक है या 4 सही है। वैसे ज्यादा सटीक मेरे हिसाब से 4 लगता है, वैसे एक 4 लगता है, लेकिन एक भी सही है, तो आप देख लेंगे, इसे एक बोनस में रखेंगे, कोई दोनों में से कोई एक सही है, बाकी 2 और 3 सही है ही नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 देखते हैं, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। बढ़ावा दे रही, तो इसका मतलब क्या है, अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। सही आंसर है 20 का ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं 21 नंबर में, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है, डाइस कहलाता है। तो आपको ये बात तो पता है, बच्चे को पढ़ने संबंधी समस्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया। 21 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आगे आते हैं 22 नंबर में, देखते हैं 22, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाएगी, तो इसे कहलाएगा अधिसंज्ञान। क्या कहलाएगा, अधिसंज्ञान। 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तेईस देखते हैं, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है, तो पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत 2 अवस्था है, अधिकार व कानून, और एक है आपका अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। तो यहाँ पर अधिकार और कानून लिखा है, ये पारंपरिक का है। ये जो आप 1 नंबर देख रहे हैं ये पूर्व पारंपरिक का है, ये जो देख रहे हैं 2 नंबर ये उत्तर पारंपरिक का है, और 4 नंबर भी उत्तर पारंपरिक का है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डाइस होनी चाहिए। शिक्षा क्या होनी चाहिए, वो होना चाहिए अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी। सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी कौन सा दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, तो बच्चे के अंदर जो है अभी प्रतिज्ञप्ति चिंतन नहीं हुई है। तो सही आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। तो 25 का हम मानेंगे ऑप्शन 1 और आप लोग भी ऑप्शन 1 ही टिक करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। समकक्षी मतलब क्या हुआ, आपके कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे। तो ये क्या सही है, तो समकक्षी समूह जो है बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर दोस्त अच्छा है तो बच्चा अच्छा बनेगा, दोस्त बुरा है तो बच्चा बुरा बनेगा। अभी हम एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, सिर्फ आंसर बताते हैं। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। श्रेष्ठ परिभाषा की बात है तो इसमें होगा अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय से बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। दूसरा गलत है, केवल वाला तो गलत होता ही है। अधिगम प्रक्रिया में विद्यालयों में केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलती है, यह भी क्या है, गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है, बोल रहा है। नहीं है, यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है कि प्रभावशाली नहीं है। तो कौन सा नहीं है, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, ये प्रभावशाली नहीं है, इसलिए यह आंसर क्या है, सही है। तो 28 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग अपने आचरण की दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। देखिए कौन सी बुद्धि आंतरिक भावनाओं का मतलब हुआ कि आप अपने आप को पहचान रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अंतः वैयक्तिक बुद्धि। तो सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं 30 की तरफ। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के लिए उपयुक्त मान रखती है। तो यहाँ देखिए अगर देखा जाए तो इसमें सभी तरह के बच्चे शामिल होते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर सही है। हमने लगभग 15 मिनट में ये सारे 30 क्वेश्चन का मतलब उत्तर बता दिए। अब आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि सीडीपी में जो अभी हम वर्तमान में डिस्कशन कर रहे हैं वो 27 दिसंबर वाला है, इसमें आपको सीडीपी में 30 में से कितने अंक आए हैं। इसके बाद हम मैथ का भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नीचे
जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। बाकी आप अगर ग्रुप चलाते हैं तो ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जिन दोस्तों की परीक्षा 27 तारीख को हुई थी वो सभी भी जुड़कर अपना आंसर मिला सके, है ना। तो 30 का आंसर जो है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं गणित की तरफ, बढ़े, चलिए शुरू करते हैं गणित। आते हैं गणित का क्वेश्चन नंबर 1, खत्म हो गया। मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। 1 मीटर का 3/4 बराबर है, 1 मीटर की 3/4 की बात हो रही है तो 75 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का 3/4 गुने 3/4 करेंगे तो 25 या 75 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्राथमिक स्तर पर पैटर्न एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है। पैटर्न एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है, क्यों? इसका सही आंसर है, एक पैटर्न अधिगमकर्ताओं को बीज गणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये चीज हम आपको वैसे गणित शिक्षण शास्त्र में भी पढ़ाए हुए हैं। जो लोग मेरा पेड बैच लिए हैं उनको भी वहां पर दिख रहा होगा, ऑनलाइन में भी ये चीज पढ़ाया गया है, तो आपको पता ही होगा। तो 2 का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 है क्वेश्चन में, जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर लिखा है संख्याएं भौतिक ज्ञान में आती हैं, क्योंकि बच्चे संख्याओं को वस्तु की गणना से संबंधित करके सीखते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पर कौन सा 4 की तरफ, और 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की, क्लियर लिखा हुआ यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, पता है आपको 1000, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बोल रहा है निकालने। जब आप अंतर निकालिएगा तो आपके पास निकल के आएगा 901, घटा के देखिएगा 1000 में से 99 तो आपको निकल के आएगा 901। तो सही आंसर है 4 का, वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां क्या होता है, जहां होता है कि छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। तो सही आंसर है 5 का कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 प्लस, देखिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 - 2 प्लस 2 - 2 ऐसे करके n तक लिखा है। अब n तक लिखा है, देखिए यहाँ पर जैसे ही 2 करेंगे ना, ये 2 का पेयर लगाएंगे ना तो सबका मान 0 आएगा। तो पेयर लगता रहेगा ना तो वो मान क्या आएगा, 0। तो क्या लिखा क्या है कि -2, क्या लिखा है -2, जब n एक क्या है, विषम संख्या है। अब खुद सोचिए, n एक विषम संख्या है, क्या उत्तर -2 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6, इसके बाद हम लिखेंगे प्लस का 2, क्योंकि माइनस के 2 के बाद क्या लिखेंगे, प्लस का 2। तो क्या आएगा मेरे पास, तो मेरे पास आएगा क्या, प्लस का 2 आना चाहिए, लेकिन लिख दिया है -2, तो ये नहीं है। सही आंसर मेरे हिसाब से है 0, जब n एक क्या होना चाहिए, सम संख्या। n का मान जैसे ही सम होगा, ये देखिए सम मतलब 2 2 2 4 6 8 ऐसे करके होगा, तो n का मान, तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जैसे ही हम 2 का पेयर लगाएंगे सबका 0 0 0 होता जाएगा, और 0 0 0 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सही आंसर है 0। 3 तो गलत है, 0 बोल रहा है कि जब n विषम हो तब 0 आएगा, नहीं, n विषम हो तो 0 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और 2 जब n एक सम संख्या हो तो नहीं आएगा, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 8 सेमी लंबाई और 6 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत बनाने के लिए 2 सेमी भुजा वाले कितने वर्ग की आवश्यकता होगी? 8 सेमी लंबाई और 6 सेमी क्या है, 6 सेमी चौड़ाई वाले क्या बनाना है, एक आयत बनाना है। तो 2 सेमी भुजा वाले कितने वर्ग चाहिए, देखिए एक वर्ग लग गया 2 सेमी, ठीक है, फिर एक लगा दिए, कितना हो गया, 2 2 4 हो गया ना, 2 2 4, और फिर एक वर्ग लगा दिए, कितना हो गया, 6 हो गया। चलिए तो 2 1 मिनट 2 2 4 2 6, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, 1 मिनट बेटा वर्ग गलत हो गया, हाँ 6 हो गया यहाँ पर, 2 2 4 2 6, देखिए 2 2 4 2 6, तो ये तो चौड़ाई हो गया। अब लंबाई 8 चाहिए, तो 2 तो पहले से है ही, और फिर हमने कर दिया 2, फिर हमने एक बार और 2 किया, तो ये तो 6 ही हुआ, और एक बार हमें और 2 चाहिए। अब देखिए इधर से चाहिए 3, इधर से चाहिए 4, तो 4 तिया 12 वर्ग चाहिए। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो गया, वो हो गया आपका आंसर नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक प्राथमिक कक्षा गणित के अध्यापक ने योग पर आधारित निम्न 2 शाब्दिक प्रश्न श्याम पट पर लिखे। एक थैले में 11 गेंदे हैं और दूसरे में 14 गेंदे हैं, कुल मिलाकर कितनी गेंदे हैं? और दूसरा सवाल है, एक खिलौना कार का मूल्य 245 रुपए है, यदि मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि हो जाए तो खिलौना कार का नया मूल्य क्या होगा?
निम्न कथनों में से कौन सा कथन उपरोक्त दो शाब्दिक प्रश्नों को पूछे जाने के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। छात्र गणितीय योग की संरचना को समझने में और योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होने चाहिए। तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षक बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है, यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षाओं को लगाएं तो पूरी 120 कक्षाएं इस इमारत को ढक देगी। जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी है? अब आसान सा है, इससे इसको भाग दे देना है तो आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप यहां पर भाग देंगे, किससे किसको भाग देना है? देना है आपको यहां पर भाग 828 भागा 120, तो आपके पास जो उत्तर निकल के आएगा, अब भाग देखेंगे तो उत्तर निकल के आएगा 6.9 मीटर। तो 9 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि अंक 6 सदैव इकाई के स्थान पर होनी चाहिए। अब ये बात तो यहाँ क्लियर लिखा है ना कि इकाई के स्थान पर जो अंक होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या करे तो हमारे पास जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो 4 अंकों का यही आएगा, है ना। और सबसे छोटी संख्या अगर करे 4 अंकों का तो वो हमारे पास जो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या आएगी वो तो यही आएगी, इससे छोटा तो कोई संख्या नहीं होगा ना। तो ये कौन सा एक प्रश्न हो गया? ये तो मेरे हिसाब से यहां देखते हैं खुले अंत वाला तो प्रश्न है ही नहीं। इस प्रकार के प्रश्न कक्षा में पूछने से बचना चाहिए क्योंकि इनको समय गलत है। प्रश्नों का एक अनन्य उत्तर है जिस पर पहुंचने के लिए तर्क संगत चिंतन की आवश्यकता है। यह खुले सिरे वाला प्रश्न है। प्रश्न को हल करने के लिए दिए गए आंकड़े अपर्याप्त है। देखिए यहां पर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 4 अलग अलग संख्या का उपयोग करना है और बड़ा बनाना है। तो पहले हम 9, 8, 7 और 6 लिखते हैं। ये सबसे बड़ी संख्या है और 4 अलग अलग संख्याएं भी है। और छोटी संख्या की बात करें तो यहां पर जो छोटी संख्या होगी वो होगा, सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 1, 0, 2 और 1, 6 होगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये तो एक बंद अंत वाला प्रश्न हो गया ना, इसके अलावा तो और कोई होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से जो इसका उत्तर है, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जहां हम इसका उत्तर कर सकते हैं। तो 10 का जो आंसर है हम खुले सिरे वाला दे देते हैं, बाकी 1, 2 और 4 ज्यादा गलत है। ठीक है, वैसे इसमें जो क्वेश्चन देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है ना वो सही तरीके से ऑप्शन नहीं दिया गया है। फिर भी हम 10 का 3 ही लेते हैं क्योंकि 1, 2 और 4 जो है ना ज्यादा गलत है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9, 7 में मतलब 97 में कितनी इकाइयां हैं? अगर इकाइयां की बात हो रही है यहाँ पर, इसका जो सही आंसर है कितनी इकाइयां है, तो 97 में इकाइयां है वो है आपका 7 इकाइयां, है ना। ये इकाई के स्थान पर 7 ही है, तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर 7 ही होना चाहिए। इकाइयां तो यही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा? आधा घुमाने पर वही पढ़ा जाएगा तो वो शब्द है आपका स्विम्स। ठीक है, तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गणितीय खेल और पहेलियां सहायता करती है। गणित की रोजमर्रा के विवेचन के बीच संबंध स्थापित करने में ये तो एकदम सही है। अब देखिए 2, गणित बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में सक्षम होते हैं। 2 भी एकदम सही है। 3, चीन लिखा हुआ अध्यापक का कार्य कम करने में तथा प्रश्नों को सैमपट पर 3 गलत है। 4 देखते हैं कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, तो मेरे हिसाब से 1 और 2 है सही, तो सही आंसर है 1 और 2, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वैकलन की एक समस्या 400 - 45 के सामने रखने पर एक विद्यार्थी ने कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर 60 होता, परंतु वह 45 है, इसलिए उत्तर 55, 155, 255 या 355 होगा। इसलिए 400 - 45 बराबर 355 होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही कथन है? देखिए यहाँ पर अगर कौन सा कथन सही कथन की बात है तो बोल रहा वैकलन पर आधारित इस समस्या को हल करने के लिए इस युक्ति का उपयोग करने पर विद्यार्थी को 0 अंक मिलेंगे। गलत है, यह युक्ति गलत है, एकदम गलत नहीं है, यह तो युक्ति सही है। यह समस्या हल करने की हिट और ट्रायल तत्कालिक अनुमान
और प्रयास त्रुटि ऐसा नहीं है, यह एक अनौपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थियों की गणितीय सोच प्रक्रिया को क्या करती है, प्रतिबिंबित करती है। तो 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 है आपका, एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय में सभागार में कुल कितने लड़के हैं। चलिए यहां पर हम इस सवालों को बनाते हैं। जब आप इस सवालों को हल करेंगे ना तो आपके पास उत्तर निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 185 ठीक है। कैसे बनाएंगे बस आप सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या मान लेंगे ना कि सभागार में कुल बच्चों की संख्या को x मानेंगे और लड़कियों की संख्या को 2x/7 मान लेंगे। जब हम इसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ बनाएंगे ना तो वहां हम आपको बना के दिखाएंगे। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। कुल को मान लेंगे x, लड़की गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स हमारे पास हो गया कितना 2x/7 हो गया, और बॉयज कितना हो गया, बॉयज यहां पर बोला जा रहा है कितना, लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो इसमें कितना जोड़ देंगे 111। यहां पर हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ दिया तो लड़का प्लस लड़की मिलाकर सभागार में कुल संख्या कितनी थी x, तो वो हो जाएगा। तो यहां पर हम सबको कर देंगे, यहां पर हो गया कितना 2x/7, फिर प्लस इसको भी जोड़ेंगे लड़की की संख्या का, वो भी है 2x+/7 प्लस का कितना है 111, फिर उसके बाद बराबर क्या कर देंगे x का मान आप निकालेंगे ना तो आपके पास निकल के आएगा 259 जो निकल के आएगा ना ये आपके ये संख्या हो गया, किसका संख्या हो गया, ये सभागार में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या हो गया, जिसमें लड़की जो है वो 2/7 है तो इसका लड़की की संख्या निकाल लेंगे 2/7। जैसे आप 2/7 निकालेंगे ना तो आप काटिएगा तो आपके पास यहां पर देखिएगा तो कटेगा तो आ जाएगा 37 मल्टीप्लाई 2, 37 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 74, ठीक है 74 आएगा। और 74 आपको यहां सब्ट्रैक्ट करना है, टोटल में से लड़कियों को हटा देना, तो आपके पास निकल के आएगा 185। तो इस तरह से 15 का जो सही आंसर है वो हो गया 185। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। अब खुद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व आयु की 5 गुनी हो जाएगी। इस सवाल को हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाइए। देखिए यहाँ पर 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18, और 6 वर्ष पूर्व देखेंगे, 6 वर्ष पूर्व यहाँ पर कितना होगी 2 साल। क्या यह जो है बोल रहा है 10 वर्ष बाद मनीषा का आयु 6 वर्ष पूर्व आयु की 5 गुनी, तो दो का 5 गुना है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन सही नहीं है। इसमें जैसे ही हम 10 जोड़ेंगे 10 वर्ष बाद की बात है तो इसकी आयु हो जाएगी इतना, और इससे हम 6 वर्ष पूर्व चलेंगे तो वो हो जाएगा कितना 2.5, और 2.5 को जैसे ही 5 गुनी करेंगे क्या वो हमारा होगा यहाँ पर 18.5, नहीं होगा। इसमें चेक करेंगे हम, उसके नीचे आएंगे आपको कहा 10 पर 10 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 20, और इससे 6 वर्ष पहले चले जाएंगे तो कितना होगा 6 वर्ष पहले 4, और 4 का 5 गुना 20 होता है, हाँ होता है। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो गया, सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है छात्रों द्वारा जर्नल लिखना, ठीक है, जो डेली बाइज डेली लिखते हैं वही चीज है जर्नल, गणितीय मूल्यांकन के एक उदाहरण की तरह है जो केंद्रित है। देखिए ये सवाल का जवाब ये स्टूडेंट नहीं दिए थे, इसलिए यहां पर लिखा चूज एन ऑप्शन डाइस दैट नॉट आंसर्ड किया हुआ है। तो जर्नल लिखना क्या है, कक्षा में छात्रों के सामने आने वाली समान समस्याओं को संबोधित करने, छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम के संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। छात्रों को गणितीय भाषा सुधारने गलत है, छात्रों को प्रश्न हल करने के कौशल को सुधारने गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों के कटआउट देती है। वह उनको ग्राफ पेपर पर वर्गों को रेखांकित करने और रेखांकित वर्ग खानों को गिनने के लिए कहती है। साथ ही छात्रों को उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों की संख्या और भुजा की लंबाई के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहती है। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उपयोग अध्यापिका ने किया है। यहाँ पर बच्चे के पास उदाहरण उपलब्ध करा रहा है, इसलिए इस विधि को हम लोग आगमनात्मक विधि कहते हैं। तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहां पर यह लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 19 में कि त्रिआयामी आकृतियों के संकल्पनात्मक मानचित्र को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है। ये एक यादृच्छिक क्रम में है, इसको हमें सही तरीके से क्या करना है, सजाना है। तो हमें यहां पर क्या करना है,
सजाना है। त्रिआयामी आकृतियों के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है। इसको यादृच्छिक मतलब कहीं कहीं से लिख दिया है। सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इस तरह से हम इसे सजाएंगे। सबसे पहले तो आएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, और 2 है इसमें और इसमें, यही दोनों में से कोई आंसर सही है। खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी आकृतियों की रचना करना, ठीक है, और उसके बाद 2 आकृतियों की तुलना करना और पहचानना कि इनमें क्या समानता और समानताएं हैं। फिर उसके बाद देखेंगे 2 के बाद तो 1 होगा इसमें दिया है, अब देखेंगे 3 होगा या 4 होगा। जाल के प्रयोग से आकृतियां बनाना, और उसके बाद है ज्यामिति उपकरण जैसे कि प्रकाल, रेखनी यानी रूलर के प्रयोग से आकृतियों की रचना करना। आकृतियों की रचना करना, तो ज्यामिति उपकरणों जैसे कि प्रकाल, रेखनी के प्रयोग से आकृतियों की रचना करना, और जाल के प्रयोग से आकृतियां बनाना, नेट्स के प्रयोग द्वारा आकृतियां बना रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो 19 का सही आंसर होना चाहिए 4। 19 का क्या आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 4। आते क्वेश्चन नंबर आगे 20 पर, निहाल को गणित की एक परीक्षा में 78% अंक मिलते हैं, यह निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है। तो ये परीक्षण का जो उदाहरण होता है वो है आपका यहाँ पर मानक संदर्भित परीक्षण नहीं है, ये अभिक्षमता परीक्षण है। सही आंसर है अभिक्षमता परीक्षण। 20 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। आते क्वेश्चन नंबर 21 में, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 2 गुना है। हमने सेम क्वेश्चन आपको हम अपने टेस्ट सीरीज में भी करवाया है और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन करवाया था। अब आप इसको यहाँ बनाइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, बनाना तो पड़ेगा, लेकिन क्या कीजिएगा, बनाना तो है। देखिए बनाते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है। एक बार पुनः देखिए यहाँ पर, इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर निकले आपको 30। 21 का जो सही आंसर है वो निकल कर आएगा 30, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन अब इसके बाद हम देखते हैं, आप देखिएगा करके। शेषफल 6 है, भाजक यहाँ पर आपका दे रखा है 2 गुना है इसका, तो 12 हो गया, और भागफल 2 रहेगा, है ना, निकल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 है, गणित के प्रशिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, पढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, यह केवल गणित करने की एक विधि है। प्रौद्योगिकी का उपयोग गणित के अध्यापक के महत्व को कम कर देता है, गलत है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण छात्र पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे, गलत है। और 4 भी गलत है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट लगाता है, तो घर और स्कूल के बीच का अंतर कितना, मतलब कितना दूरी है। तो यहां पर दूरी निकालना है, तो देखिए कैसे जा रहा है, 13 मिनट में जाता है, तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना है 6 और समय कितना है 13, और 13 को किससे गुना करेंगे, 60 से करेंगे ना, सॉरी 13 को 60 से भाग देंगे, तो यहां पर क्या होगा 6, और फिर लगाएंगे गुने का। 13 बट्टा कितना लिख दे, चलिए 13 बट्टा हम लिख देते हैं 60, ठीक है। तो यहां से अगर हम काटेंगे यहां पर, तो हो जाएगा नीचे 10 और ऊपर कितना होगा 13 ही, और 1000 से गुना कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 1300 मीटर। सही आंसर आएगा आपको 1300 मीटर। सही आंसर कौन सा हो गया 1300 मीटर। तो इसका आंसर नंबर 1 सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, है ना। आप टेस्ट बनाइएगा, देखिएगा टेस्ट ऐसे करके बनाना आपको। क्वेश्चन नंबर 23 बना दे क्या, 13 मिनट लगता है, 13 मिनट, 1 मिनट बेटा 1 मिनट रुक जाओ, हाँ 13 मिनट लगता है, 13 हमने लिख दिया और इसको हम क्या बना दिए, घंटा बना दिए, और गुने 6 से गुना कर दिए। काटेंगे यहाँ कितना 10, आंसर किस में आएगा किलोमीटर में। इसको करना है किस में कन्वर्ट, मीटर में, क्योंकि उत्तर किस में है मीटर में। इस जीरो से इस मीटर जीरो को कट गया, गुना करेंगे 1300, सही आंसर मिल गया 1300, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अनीस मेले में बेचने के लिए एक पूरी बाल्टी नींबू पानी बनाता है। उसके पास एक बाल्टी, एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास है, जिसे क्रमशः 20 लीटर, 250 ml, 400 ml नींबू पानी आ सकता है। यदि अनीस ने मेले में 45 छोटे गिलास, 21 बड़े गिलास नींबू पानी बेचते हैं, तो बाल्टी में कितना नींबू पानी बच गया। देखिए यहां पर, अब यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है कि 45 छोटे गिलास
चलिए समझते हैं चीजों को। क्या है यहाँ पर 45 छोटे गिलास। अब 45 छोटे गिलास के बारे में एक चीज आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि 45 छोटे गिलास जो है वो 400 ml का है। देखिए सॉरी, एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास है, तो छोटे गिलास जो है वो 250 ml का है। तो 45 छोटे गिलास है, तो 45 को किससे हम गुना कर देंगे 250 ml से, और 45 को जैसे ही 250 ml से आप गुना कीजिएगा ना तो आपके पास 11250 ml आएगा। क्या आएगा 11250 ml आएगा। और 21 बड़े गिलास नींबू पानी बेचता है, और यहां पर देखिए 21 बड़े गिलास कहा गया। 21 बड़ा गिलास का कितना धारिता है, वो है आपका 400 ml धारिता है। तो 21 को 400 से गुना करेंगे, और जैसे ही गुना करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 8400 ml। इस तरह से टोटल कितना बेचा, वो कितना बेचा बताइए। दोनों को हम क्या करेंगे, योग करेंगे। जब दोनों का योग कीजिएगा तो आपके पास निकल के आएगा 19650। ये निकल के आया इतना ml, मतलब इतना ml उसने बेच दिया। अब देखिए उसके पास है कितना, उसके पास 20 लीटर। 20 लीटर बराबर कितना, 20 पर 3 जीरो, इतना ml उसके पास है ना। तो 20,000 ml उसके पास क्या है, नींबू पानी है, जिसमें से वो 19,650 ml क्या करता है, बेच देता है। तो उसके पास कितना ml बच गया, घटा देंगे दोनों को, और जैसे ही आप घटाइएगा तो आपके पास जो उत्तर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 350 मिलीलीटर। तो 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2। 25 देखते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चों में संख्या के बोध 10 तक विकास करने के लिए अंतिम चरण है। अंतिम चरण की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए अंतिम चरण का ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए मेरे हिसाब से जो इसका सही आंसर होना चाहिए, निम्न में से कौन सा बच्चों में संख्या के बोध का विकास करने के लिए अंतिम चरण क्या होना चाहिए। तो पहला है संख्याओं के क्रम का अधिगम, ये तो क्रम का अधिगम अंतिम चरण क्या होना चाहिए। दूसरा है संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम। तीसरा है संख्याओं को उनके नाम के साथ गणना करने का अधिगम। और चौथा है एक दी गई संख्या से पहले और बाद में क्या आता है उसका अधिगम। मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तो 25 का सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और देखते हैं 26। रीता ने 3 मीटर 40 सेमी की सबसे लंबी कूद लगाई, तनु दूसरे स्थान पर है, उसकी कूद रीता से 20 सेमी कम है। ठीक है, तनु दूसरे स्थान पर है और इससे 20 सेमी ही कम है। ठीक है, तो ये 3 मीटर 20 सेंटीमीटर ही कूदी। रिहाना तीसरे स्थान पर है और उसकी कूद तनु से 5 सेंटीमीटर कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 15 सेंटीमीटर हो गया इसका। रिहाना कितने सेंटीमीटर से पहले स्थान से चूक गई। अब रिहाना की बात कर रहे हैं, तो रिहाना का 15 है, 15 में कितना जोड़ेंगे तो 40 आएगा। तो एक 15 में आप जोड़ेंगे कितना, तो 25 जोड़ेंगे। तो 25 जोड़ेंगे तो कितना से चूक गई, 25 से ही चुकी ना। तो सही आंसर कौन सा हो गया, वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहां पर कैसे हमने बनाया, ये 3 मीटर और ये 40 सेमी क्या लगाई, कूद लगाई। और जो तनु है ना वो इससे 20 सेंटीमीटर कम है, तो यानी ये क्या है, ये 3 और ये 20 सेंटीमीटर ही कूदी ना। और रिहाना तीसरे स्थान पर वो तनु से 5 कम कूदी है। तनु यही है ना, दूसरा नंबर पर ये तनु है, पहला नंबर पर कौन है, रीता है, और लास्ट वाले पर जो है वो उसका नाम क्या है, रिहाना है। ये कितना, इससे 5 कम, तो इससे 5 कम का क्या मतलब हुआ, 3 मीटर और 15 सेमी बोल रहा है। और बोल रहा है रिहाना कितने सेमी से पहले स्थान से चूक गई। पहले स्थान पर कब आती, जब ये जो है 25 सेंटीमीटर और ज्यादा कूदती। तो इसमें इसको देखेंगे घटा के, जैसे ही घटाइएगा ना तो आपको उत्तर आएगा 25 सेमी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक शिक्षक ने बच्चों को निम्न अधिन्यास दिया, तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था और उसका छत्रों और परिमापों का पाठ छूट गया। उसे एक पत्र यह व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। आप चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हो। गणित में इस प्रकार का कार्य देने का प्रयोजन है पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चों की समझ को जानना, अनुपस्थित विद्यार्थियों को उसके छूटे हुए कार्य के लिए सहायता देना, छात्र को यह सिखाना कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तीसरा तो गलत है, तीसरा वाला ऑप्शन नहीं होगा। 2 और 3 तो आंसर नहीं है। छात्र के गणितीय संचालन में वृद्धि करना, देखिए तीसरा वाला आंसर तो नहीं है, या तो आंसर 1 2 है या तो आंसर 1 4 है। पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ को जानना, ये तो ठीक है। अनुपस्थित विद्यार्थी को उनके छूटे हुए कार्य के लिए सहायता देना
और चौथा बोल रहा है छात्र के गणितीय संचालन में वृद्धि करना। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक के साथ दो ही सही आंसर है और एक के साथ दो जो है वो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो मेरे हिसाब से 4 सही है, क्योंकि जो आपका चौथा लिखा हुआ है ना, छात्र के गणितीय संचालन में वृद्धि करना, छात्र का गणितीय संचालन में वृद्धि कब होता, जब बच्चे को कुछ और नया समस्या समाधान देते, लेकिन बच्चा जो है वो अनुपस्थित विद्यार्थियों को उनके छूटे हुए कार्य के लिए सहायता कर रहा है, सहायता दे रहा है, तो होना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, फर्श पर 1 से 200 तक संख्याएं लिखी गई है। तीन दोस्त चेंग, स्नेहा और सलीम संख्याओं पर कूदना शुरू करते हैं। चेंग 83 पर है और प्रत्येक 7वीं संख्या पर कूदता है। स्नेहा 94 पर है और प्रत्येक 5वीं संख्या पर कूदती है। सलीम 106 पर है और प्रत्येक चौथी संख्या पर कूदता है। वे सभी जिस सामान्य संख्या पर कूदेंगे वह क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, 83 पर है, 94 पर है, 106 पर है ना। अब इस सब को हमें क्या करना है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कुछ ऑप्शन गलत लग रहे हैं। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा वो कुछ गलत लग रहे हैं, आप लोग इसे बनाइएगा और हमें बताइएगा, क्योंकि 83 पर है वो 7वीं संख्या पर कूद रहा है, और जो 94 पर वो 5वीं में कूद रहा है, और जो 106 पर है वो चौथी पर कूद रहा है। ठीक है, तो हर में से कोई एक कॉमन आना चाहिए, लेकिन इसमें से कोई एक कॉमन नहीं आ रहा। तो आप लोग जरा इसका उत्तर बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का, कि आप लोग से इसका आंसर क्या है। अगर आपसे बन रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से आपने इस सवालों का हल किया है। ठीक है, ये एक रीजनिंग टाइप प्रश्न है, आप लोग इसका सवाल का हल करके हमें कमेंट करके बताइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक सब्जी की दुकान में दी गई मूल्य तालिका सूची इस प्रकार है। आंवला है 120 रुपए किलो, बैगन है 60 रुपए किलो, भिंडी है 45 रुपए किलो, आलू है 38 रुपए किलो, उसके बाद टमाटर है 42 रुपए किलो, प्याज है 22 रुपए किलो। ये सब आप खरीद रहे हैं। क्या क्या खरीद रहे हैं। रामू 250 ग्राम आंवला लेता है। कितना आंवला लिया, 250 ग्राम। 3/4 क्या लिया, बैगन लिया। भिंडी कितना लिया, 1 किलोग्राम लिया। ठीक है, 2.5 किलो क्या लिया, आलू लिया। और दुकानदार को 400 रुपया दिया, तो उसको कितना रुपया वापस मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये सवाल तो आप खुद भी हल कर सकते हैं ना। 250 ग्राम आंवला खरीदेगा, तब बताइए 250 ग्राम आंवला अगर लेगा तो 250 ग्राम आंवला का दाम कितना होगा। तो आंवला को यहाँ किससे गुना कर देंगे, आंवला को गुना कर देंगे यहाँ 250 से, और 250 से जैसे ही आंवला का गुना करेंगे तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो आएगा, निकल के आएगा 30 रुपया का। आपने क्या लिया, आंवला लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 1 मिनट, 30 रुपया का आंवला लिया। हाँ, अब क्या है, बैगन। बैगन देखिए यहाँ पर ये तो आंवला का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। बैगन 3/4 ले रहे हैं, मतलब कितना, 750 ग्राम आप बैगन ले रहे हैं। कितना लिए बैगन, 750 ग्राम। कैसे है बैगन आपका, 60 रुपए किलो है। तो 60 रुपए किलो है तो आपका बैगन का कितना दाम लगाएगा, वो लगाएगा आपको 45 रुपया लगाएगा, नहीं लगाएगा 45। चलिए इसका भी भाव आपने निकाल लिया, तो बैगन का भी कहानी खत्म। 1 किलो भिंडी लेते हैं, भिंडी का दाम तो आपका वही रहेगा जो लिखा हुआ है। आलू कितना लेते हैं, 2.5 किलो आलू लेते हैं, तो 1 किलो आलू का दाम कितना, 38 रुपया। तो 2.5 किलो आलू का दाम कितना हो गया, तो 2.5 किलो आलू का दाम आप निकाल लेंगे। ठीक है, 2.5 किलो आलू का दाम 38 रुपए की दर से आपके पास जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 95 रुपया। ऊपर में जो भिंडी था वो भी लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर भी वो लिख देते हैं 45। ठीक है, अब आप टमाटर लेते हैं। टमाटर कितना लिए, 1.5 किलो टमाटर लिए, 42 रुपए किलो टमाटर है। ठीक है, 1.5 किलो आपने क्या लिया, टमाटर लिया, तो कितना रुपया आप उसको देंगे 63 रुपया उसको आप देंगे। ठीक है, और आप 1.5 किलो प्याज खरीदते हैं। प्याज कैसे है, 22 रुपए किलो प्याज है, और 1.5 किलो आपने क्या लिया, प्याज लिया, तो कितना रुपया देंगे उसको, 33 रुपया देंगे। ठीक है, अब देखिए सबको जोड़िएगा। जब आप जोड़िएगा यहाँ पर ना 30, 45, 45, उसके बाद और कितने का सामान लिए आप, उसके बाद आप 95 का सामान लिए हैं, फिर कितना 63, और फिर कितना 33। ठीक है, जब आप करेंगे ना, जोड़ेंगे ना इसको, तो आपके पास निकल के आएगा, जोड़ करके वो आएगा 311 रुपया का आपने सामान लिया। उसको आपने 400 का नोट दिया, तो कितना वापस करेगा, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 400 में से 311 को घटा देंगे, और जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास निकल के कितना आएगा, 89। और सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आप लोग भी देखिएगा इसका सही आंसर कौन सा मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर 2 मिला।
तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृतियां पर एक इकाई योजना बनाएगा। उसने निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे। पहला है विविध आकृतियों को पहचानना, विविध आकृतियों के बीच अंतर बताना, आकृतियों की भुजाओं, कोनों और शीर्षों को पहचानना। निम्नलिखित में से वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के कौन से स्तर पर वह छात्रों का आकलन करेगा। यहाँ पर देखिए विविध आकृतियों को पहचानते हैं, विविध आकृतियों के बीच में अंतर करते हैं, आकृतियों के भुजाओं, कोनों और शीर्षों को पहचानने की बात हो रही है। तो यहाँ पर बच्चा होगा कौन से स्तर पर, वो होगा विश्लेषण स्तर पर। तो सही आंसर है 30 का, वो है ऑप्शन नंबर 30। निगमनात्मक स्तर है ही नहीं, हमने आपको पूर्व में भी बताया था, निगमनात्मक और दृढ़ता वाले तो आंसर टिक ही नहीं करना है, तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, तो सही आंसर है 30। आपका गणित यहीं पर खत्म होता है। आप लोग बताइएगा कि गणित में आपका कितना स्कोर हुआ है। जो अभ्यर्थी 27 दिसंबर को परीक्षा दिए थे उसने गणित में कितना स्कोर किया है। ठीक है, अब जो है 28 दिसंबर वाले का वीडियो भी 1-2 घंटे 3 घंटे बाद आपको मिल जाएगी। बाकी जो वीडियो बचेगा धीरे धीरे करके हम आप अपने चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।